हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। उज्जैन पहुंच चुके हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और 22 फरवरी तक उज्जैन दौरे पर रहने वाले हैं। इस्कॉन मंदिर में स्वयं सेवकों के साथ उनकी बैठक होगी। इसके अलावा विद्या भारती प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण करेंगे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल होंगे। तो पूरा कार्यक्रम संघ प्रमुख का तय हो चुका है, वे उज्जैन पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन पहुंच चुके हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और अगले 3 दिन तक वे उज्जैन में रहने वाले हैं। मालवा प्रवास है उनका। इस्कॉन मंदिर में आरएसएस के स्वयं सेवकों के साथ में उनकी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। विद्या भारती प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण करेंगे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे। तो 22 फरवरी तक उज्जैन दौरे पर ही रहेंगे भागवत। एक उनके आगमनी की तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन की, और दूसरा इस्कॉन टेम्पल पहुंचे हुए हैं जहां राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। और हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी इंद्रेश, बताएं इस दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रमुख जो हैं वो उज्जैन दौरे पर 4 दिन के दौरे पर आज ये रेल मार्ग से उज्जैन आए हैं अभी हाल ही, और उसके बाद में इस्कॉन मंदिर गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल सुबह इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण का पूजन पाठ के बाद में बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, जो संगठन को मजबूत करने की बात की जाएगी और किस तरीके से नए कार्य और किए जाएं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद में इन्हीं 4 दिनों के बीच में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही विक्रमादित्य भवन का जो लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें कि चिंतामन रोड पर ये बना हुआ भवन है और यहाँ पे विद्या भवन की ओर से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा स्वयं सेवकों को, और उसका लोकार्पण जो है मोहन भागवत जी द्वारा किया जाएगा। और ये 22 तारीख तक उज्जैन में रहेंगे और उसके बाद में यहाँ से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो उज्जैन पहुंच चुके हैं संघ प्रमुख, 22 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे, भस्म आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है। मालवा संभाग में जो जितनी भी कार्यकर्ता हैं उन सबको वो एक संदेश दे सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन प्लांट की सौगात दी। 17 से 18,000 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। शहर में 400 सिटी बसों का संचालन इसके जरिए हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने इंदौर की तारीफ की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बायो सीएनजी प्लांट में गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इंदौर के आसपास के किसानों से खरीदा जाने वाला है। सीएनजी बनने के बाद रोजाना 100 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा, जो किसानों को दी जाएगी। बायो सीएनजी प्लांट प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। हालांकि गोवर्धन प्लांट को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ की गोवर्धन योजना का सफल जो क्रियान्वयन किया गया उसकी कॉपी है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुछ तो अच्छा काम कर रही है। ये गोवर्धन योजना का मॉडल छत्तीसगढ़ से अलग है, ये भी कहा उन्होंने। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने प्रदेश के दूसरे नगरीय निकायों में इसे शुरू करने की बात कही है। नागरिक कर्तव्य जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अगर अच्छी चीज कहीं और से भी आ जाए तो इसमें कहने की क्या बात है। एक आध अच्छी बात वो भी सीख ले।
वहाँ का कंसेप्ट अलग है, यहाँ का अलग है। इसके जो दूसरे नगर निगम हैं उनसे कहा है कि आप इंदौर से प्रेरणा लें, वहाँ जाएं, वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के कर्मचारियों से, खासतौर से जो हमारे स्वच्छता के लिए समर्पित स्वच्छता प्रहरी है उनसे कुछ सीखने का काम करें, जिससे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों को भी हम इंदौर की तरह से विकसित कर सकें और स्वच्छ रख सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में सीएनजी और जैविक खाद के गोवर्धन प्लांट का आगाज किया और इसके बाद सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन सकता है। प्रदेश में और भी शहरों में गोवर्धन पर काम किया जा सकता है, इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा, साथ ही सीएनजी का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकेगा। कहा कि इसमें ग्वालियर को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर की गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 10,000 से अधिक गौवंश मौजूद हैं। नगर निगम की कमिश्नर का यह कहना है कि ग्वालियर की गौशाला में IUCL की टीम ने सर्वे कर एक रिपोर्ट बना ली है। 100 टन के सीएनजी प्लांट लगाए जाने की तैयारी शुरू चुकी है। साथ ही फर्टिलाइजर बनेगा, जिससे चंबल क्षेत्र में जैविक खेती को लाभ मिलेगा। गौशाला में 5 एकड़ भूमि पर लगभग 31 करोड़ की लागत से 100 टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट बनाया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भोपाल पहुंचे। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इंदौर में बायो संयंत्र के शुरुआत को लेकर के कहा कि केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ABG शिपयार्ड के 23,000 करोड़ के लोग को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। इतना बड़ा CNG का प्लांट जो आज उद्घाटन किया, ये दर्शाता है किस प्रकार से जब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करती है तो तेज गति से विकास और प्रगति का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिलता है। प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं समय पे प्रारंभ होती है, उसका काम अच्छे तरीके से चल सकता है। ये 2005 से 12 के बीच दिया गया और 5 से 12 के बीच लगातार इनको लोन बढ़ते गया, मिलते गया। और तब तो आप जानते हैं किस प्रकार की फोन बैंकिंग चलती थी, उसको भी खुलासा किया गया, उस पर एक्शन हो रहा है। भगौड़ों के ऊपर भी एक्शन लेने का कानून हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। पहले जो दौर के चुनाव थे जिसमें बड़ी लोगों को एक विपक्षी दलों को आशा और कुछ लोगों को जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार फिर एक बार उनकी सरकार आ सके और वो अराजकता और भ्रष्टाचार का दौर वो यूपी में फिर शुरू कर पाए, उनको बड़ी निराशा होगी। पहले 2 दौर के जब चुनावी नतीजे 10 तारीख को निकलेंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वच्छता के काम में जो भी बाधा डाले उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। डस्टबिन में आग लगाकर सरकार के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। जनार्दन मिश्रा इंदौर में आयोजित बायो सीएनजी प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े थे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मकानों की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया, कहा कि अकेले निगम के भरोसे स्वच्छता नहीं आ सकती। कुछ ही दिन पहले डस्टबिन जलाने का एक मामला सामने आया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। एक डस्टबिन में हो या दूसरे डस्टबिन में हो, लेकिन 2 डस्टबिन में आग लगा देना ये या कि आग लग जाना, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सके। और इनका फांसी दे दे चाहिए। ऐसे लोगों का जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का जे सरकार के काम में यह के बाधा डाला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एक दिन के रीवा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मनगवा में आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम में कमलनाथ के साथ कई और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, बेरोजगारी महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया।
15 महीने की सरकार में हुए काम का बखान किया। साथ ही सौदेबाजी कर सरकार गिराने की बात दोहराई। रीवा के चोरगढ़ी गांव में मिले गोवंश के नरकंकाल को लेकर दुख जताया और कहा कि जितने 15 साल में गोवंश नहीं बने, गौशालाएं नहीं बनाई गई, हमने 11.5 महीनों में बना दी। कमलनाथ ने कहा कि अब प्रदेश की जनता को ना कांग्रेस का ना बीजेपी का साथ, बल्कि सच और झूठ को पहचान कर सच का साथ देने की जरूरत है। 2013-14 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% फायदा होगा, महंगाई की कोई सीमा नहीं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। अरे सिद्धार्थ जी, आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप मुझसे ऐसा मांग रहे हैं? आप इन नौजवानों को, इन किसानों को हिसाब दे दीजिए खड़े होके। इंदौर से खबर है, बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को बल्ला कांड में बड़ी राहत मिली है। साल 2019 में हुई इस घटना में विधायक को क्लीन चिट मिल गई। इस घटना में शिकायत दर्ज कराने वाले निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस ने बयान दर्ज कराया। कहा कि बल्ला किसने मारा ये पता नहीं, क्योंकि बल्ला पीछे से चला था। उन्होंने आकाश को बल्ला मारते नहीं देखा। इंदौर के गंजी कंपाउंड में एक जर्जर भवन को ढहाने की मुहिम के दौरान आकाश विजयवर्गीय का निगम अधिकारियों से विवाद हो गया था। आरोप यह है कि तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट बैट से मारा था। इस मामले में 26 जून 2019 को आकाश की गिरफ्तारी हुई। मामला कोर्ट में चल रहा था। अब धीरेन्द्र बायस अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय के हाथ में बल्ला देख उन्होंने रिपोर्ट में उनका नाम लिखवा दिया था। हालांकि अब कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में फसल बीमा के तहत किसानों को मिली राहत राशि पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का आरोप है कि सरकार ने किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया है। कई किसानों को फसल बर्बादी के नाम पर महज 200 से 400 रुपए थमा दिए, जबकि सरकार ने बीते दिनों ये कहा था कि 1000 से कम का मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के हक के लिए न केवल बीजेपी निर्णय ले रही बल्कि राहत भी दे रही। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर मजाक किया था। बीमा राशि एक घोषणा बन के रह गई है, 1.5 साल बाद दी गई और अभी 10 मिनट पहले मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे विधानसभा क्षेत्र, नाम है किसान का रमेश, कि उसको बीमा की राशि नहीं आई। 1000 की घोषणा की थी, 200 से 500 रुपये बीमा राशि लोगों को आई है। ये तो किसानों का शोषण कर रहे हैं लगातार। किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस ने जो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के किसान कर्ज माफ़ी करी है, उससे कई गुना ज़्यादा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक क्लिक में 7,618 करोड़ की बीमा की राशि किसानों के खाते में दी है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, विदिशा, ग्वालियर में करीब 37 करोड़ की लागत से ग्रुप मीटर लगाने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। बिजली कंपनी को काफी नुकसान हुआ। खुलासा सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के दौरे के वक्त हुआ। ग्रुप मीटर लगाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश वो दे चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कुछ अधिकारियों ने भोपाल शहर, विदिशा शहर ग्रामीण और ग्वालियर शहर और ग्रामीण में 3 कंपनियों को 4800 से अधिक बिजली के ग्रुप मीटर लगाकर बचत करने का फॉर्मूला दिया था। अधिकारियों ने यह दावा किया था कि ग्रुप मीटर लगने से घर घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर 2020 में ग्वालियर के दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री एक खंभे पर सफाई कर रहे थे, तब उन्हें वहां ग्रुप मीटर लगा दिखा, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी। इसके बाद 3 जिलों में इस दिशा में जांच के लिए कहा था। देखिए, ग्रुप मीटर ये लंबे समय पहले से कार्रवाई की हुई है। ये इसको कार्रवाई किए हुए तो मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। जो ग्रुप मीटर लगाए गए थे वो ग्रुप मीटर काम नहीं कर रहे थे, उनको मैंने चेक किया, इसके अधिकारियों को निर्देश दिए और उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुंडलपुर महामहोत्सव के चौथे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। सबसे पहले कुंडलपुर में विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया और इसके बाद बड़े बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान
मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बचपन से वो यहाँ दर्शनों के लिए आते रहे हैं। कुंडलपुर में 16 से 24 फरवरी तक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हर दिन विभिन्न रस्में निभाई जाती हैं। बाबा की विशेष पूजा की परंपरा है। महोत्सव के चौथे दिन तप कल्याण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज आचार्य जी के दर्शन करके उनके आशीर्वचन सुन के और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को विश्व शक्ति बनाना है, कैसे हमारे हथकरघाओं को, हैंडलूम सेक्टर को और प्रबुद्ध बनाना है, मैं समझता हूँ मैं आज धन्य हुआ हूँ। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन लाभ के लिए लगातार राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के नेतागण पधार रहे हैं। लगातार आयोजन 23 फरवरी तक चल रहा है। 23 फरवरी गजरत फेरी होगी और उसके बाद 24 फरवरी से बड़े बाबा का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है डायल 100। प्रदेश भर के थानों में डायल 100 की तकनीक 800 गाड़ियां इससे अटैच हैं। इन गाड़ियों को चलाने के लिए बीबीजी कंपनी को 6 साल पहले ठेका दिया। चौंकाने की बात यह कि इन 800 गाड़ियों में से आधी से ज्यादा गाड़ियों का फिटनेस नहीं हुआ। कंपनी ने लाखों रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। आरटीओ विभाग की आंखें बंद हैं इस मामले में। हालात ये कि आधे से ज्यादा कबाड़ हो चुकी गाड़ियां सड़कों पर चलने की स्थिति में नहीं है। बीबीजी कंपनी का टेंडर खत्म होने वाला है और नई कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फिलहाल नए टेंडर होने तक बीबीजी कंपनी के 3 महीने और अतिरिक्त बढ़ा दिए। इस बात को डायल 100 मुख्यालय के एडीजी संजय कुमार झा खुद स्वीकार करते हैं कि ये गाड़ियां कंडम हो गई हैं, लेकिन उनके एवज में दूसरी गाड़ियां लगाई गई हैं। वहीं फिटनेस नहीं होने पर कंपनी को नोटिस दिया है। कुछ गाड़ियां शायद फिटनेस वगैरह में नहीं होगी, लेकिन ऐसी सभी गाड़ियों के लिए हमने नोटिस दे दिया है और ये प्रयास करेंगे कि इनको हम तत्काल रिप्लेस कर दें। और हमारा ये प्रयास है कि चूंकि निविदा प्रक्रिया भी लगभग पूर्णता की ओर है, तो जल्द से जल्द हम लोग सेकेंड फेज इसको स्टार्ट कर दें। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने टीम के साथ पहुंचे जेई पर बकायेदार उपभोक्ता ने तलवार लहराते हुए हमला करने का प्रयास किया। तलवार देखकर टीम के लोग जान बचाकर भागे। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में फिर बिजली का कनेक्शन काटा गया। जेई की शिकायत पर अरेरा हिल्स पुलिस ने तलवार लहराने वाले उपभोक्ता पर मामला दर्ज किया। एसीपी सचिन अतुलकर का कहना है कि सोशल मीडिया पर तलवार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद जेई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। अलीराजपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सोरवा थाना क्षेत्र के पिपलियावाट गांव में छापेमारी करते हुए करीब 300 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 2 4 पहिया वाहन, 1 आयशर वाहन को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी फरार हो गए। जब्त की गई अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। क्या सर? छतरपुर में खनिज माफिया के हौसले बुलंद है। गंगवा गांव में खनिज माफिया अवैध रेत खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे थे। सूचना पर वन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर और 1 बाइक पर कार्रवाई की। जब दोनों ट्रैक्टर को आगे की कार्रवाई के लिए टीम ले जा रही थी, तभी 2 कार ने खनिज माफिया उसमें बैठकर आए और वन विभाग की टीम को कट्टा दिखाकर दोनों ट्रैक्टर को छुड़ाकर भागने लगे। भागते समय ट्रैक्टर ड्राइवर ने हाईवे पर ही रेत को पलट दिया और ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वन विभाग की टीम खनिज माफिया पर कार्रवाई का दावा कर रही है। साल 2024 तक भोपाल में मेट्रो 3 पटरी पर दौड़ती दिख सकती है। इसके लिए प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी है। पर्पल कॉरिडोर के तहत एम्स से करौन तक कुल 14.99 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो का संचालन किया जाना है, जिसके पहले चरण में एम्स से लेकर सुभाष नगर के बीच 6.25 किलोमीटर लंबे रूट का सिविल वर्क का काम 70% पूरा हो गया। अब बाकी बचे सुभाष नगर से करौन तक करीब 9 किलोमीटर लंबे रूट का टेंडर, इसकी तैयारी है। जिला प्रशासन ने भी इस रूट पर दूसरे चरण के सिविल वर्क के लिए जमीन आवंटन का काम पूरा कर लिया है। नगर निगम ने निर्माण में बाधा बने अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। 1 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाने का दावा है। दूसरे चरण के सिविल वर्क की अनुमानित लागत 500 करोड़ से ज्यादा है। पहले चरण के निर्माण कार्य में देरी से सबक लेते हुए मेट्रो रेल कंपनी ने
दोनों तरफ एलिवेटेड रूट बनाने का फैसला किया है। कि जिला प्रशासन का लगातार प्रयास रहा है कि मेट्रो का जो कार्य है वो लगातार चले, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस ना आए एंड लैंड रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो सके। इसी क्रम में जो पहला चरण है उसका कार्य जो है सभी लैंड इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हुए पूर्णता की ओर है। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे रामायण यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रामायण एक्सप्रेस 22 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार ये ट्रेन इंदौर की बजाय उज्जैन से रवाना होगी। यात्रा का पैकेज 16 रात और 17 दिन का है। पैकेज के लिए श्रद्धालु को 16,065 रुपए देने होंगे। इस सफर में सबसे आकर्षण का केंद्र अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि रहेगा। 17 दिवसीय यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को ले जाएगी। ये ट्रेन उज्जैन से शुरू कर रास्ते के 15 स्टेशनों से यात्रियों को लेकर आगे बढ़ेगी। श्रद्धालु भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। बीच बीच में जो IRCTC हमारा जो पार्ट है वो पर्यटन ट्रेनें चलाता है, और तो अभी फ़िलहाल आध्यात्मिक तौर पे एक रामायण एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती से चलाई गई जो कि अहमदाबाद डिवीज़न में है। वहाँ से होके और ये बड़ोदरा के गोधरा, छायापुरी और रतलाम में अंदर होके हमारे जो इंदौर के पास का एरिया है उज्जैन होके सीधी निकल जाएगी अयोध्या के लिए। ग्वालियर नगर निगम ने विगत दिनों शिंदे की छावनी स्थित शांति देवी भार्गव के मकान पर विज्ञापन प्रकाशित करने के एवज में गड़बड़ी पाई थी। जांच के बाद मकान मालिक पर 31,38,670 की वसूली निकली। मकान मालिक ने राशि जमा नहीं की, जिस पर निगम ने मकान कुर्क कर नीलाम कर दिया। निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता की मौजूदगी में 7 बोलीदारों ने बोली लगाई। सबसे ज्यादा 1,20,05,000 रुपए की बोली लगी, जिसके बाद बोलीदार को 21 फरवरी तक 25% रकम निगम के कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। गुप्ता ने दावा किया, विज्ञापन शुल्क की वसूली के लिए मकान नीलामी का ये प्रदेश का संभवतः पहला मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।